एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। इस प्रैक्टिस के श्रृंखला में आप सभी को बताना चाहेंगे कि हम 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, जिसमें हमने 12 सेट कर लिया। आज यह 13वां सेट हम करेंगे, ठीक है। तो 13 नंबर की यह प्रश्नोत्तरी है, जो इसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। हो सकता है यह प्रश्न आपसे जीएस में पूछ लिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि हिंदी में ऐसा कैसा प्रश्न है, तो एक बार देख तो लीजिए कैसा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। स्वर कोकिला की उपाधि किसे प्राप्त है? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, लता मंगेशकर। तो यह लता मंगेशकर का जो उपाधि मिली है वो मिली है स्वर कोकिला, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि इन्हें जो है कि भारत रत्न कब मिला था? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक जो है कि पुरस्कार है वो है भारत रत्न। भारत रत्न, ठीक है। यह मिला था इनको 2001 में, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की रजत बूंदे रचना के आधार पर कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह किसकी जमीन होती है? तो यह राजस्थान से यह प्रश्न हिंदी में ही पूछा गया है, तो याद रखेंगे। पहला है गांव समाज की सार्वजनिक जमीन पर, निजी जमीन पर, तहसीलदार की जमीन पर, ऋषि मुनियों की जमीन पर। तो दूसरा प्रश्न है, जब आप देखेंगे तो यह सार्वजनिक जमीन पे बनती है। कुई होती है क्योंकि राजस्थान का एरिया जो होता है वो वहाँ पे जल की मात्रा कम होती है, तो वहाँ पे मतलब कम घेरे में छोटे छोटे ऐसे मुंह का कुई बनाते हैं, उसमें से पानी निकालते हैं और उसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। उसी के बारे में यहाँ बात की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। तीसरा, तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो पंक्ति किस रचना से उद्गृत है? तो यह है राजस्थान की रजत बूंदे या भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, आलो, अंधारी, भक्तिन। तो भक्तिन ये सारी रचना आपको पता है किसकी किसकी है, आपने पढ़ भी लिया होगा। तो आप याद रखेंगे जो यह है, यह जो पंक्ति है यह कहाँ से ली गई है? तो यह ली गई है, देख पा रहे होंगे आप। तो 3 नंबर में आप ध्यान दीजिए, आलो अंधारी, ये राजस्थान के लेखक हैं, उन्हीं से यह ली गई है पंक्ति, ठीक है। खासकर जब आप टीजीटी की एग्ज़ाम देंगे, टीजीटी पीजीटी का केंद्रीय विद्यालय वाला, तो ऐसे प्रश्न आपसे मिलेंगे। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, इन दिनों काव्य संग्रह किसका है? देख रहे हैं नया प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। इन दिनों काव्य संग्रह किसका है? कुंवर नारायण का, प्रेम नारायण का, प्रयाग नारायण का, केदारनाथ सिंह का, है ना। अच्छे प्रश्नों की यह प्रश्नोत्तरी है, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा आप ध्यान दे के कीजिएगा। तो ये किसका है? तो कुंवर नारायण का, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति के रचनाकार हैं? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ मिश्र। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति किसकी है? इसके रचनाकार कौन है? तो यह है, कहाँ से लिए गए हैं? तो हरिवंश राय बच्चन, सी नंबर। आप सभी को पता है कि हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है निशा निमंत्रण, है ना। बच्चन की निशा निमंत्रण की यह पंक्ति है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखेंगे आप आगे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे मधुशाला है, ठीक है, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, है ना। तो कई ऐसी रचनाएं हैं जिसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट छठवां प्रश्न है, पतंग किसकी कविता है? कुंवर नारायण की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, देख रहे हैं, कुंवर नारायण की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, आलोक धनवा की, रघुवीर सहाय की। 6 नंबर का है यह प्रश्नोत्तरी। तो आप बताइएगा पतंग किसका है? तो पतंग किसका है? तो आलोक धनवा का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, कारवां, कारवां किस लेखक की कविता है? भुवनेश्वर की। अब यहाँ पे याद रखिएगा कविता पूछी जाती है, कारवां हिंदी में जो है कि आप ध्यान देंगे तो किस की रचना है, और यह एकांकी विधा में लिखी हुई कारवां है। भुवनेश्वर की है, किसकी है, लेकिन उनकी एकांकी है। याद रखिएगा, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप कुछ प्रश्न अपने लेवल से खोजने का प्रयास किया करिए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो कारवां यहाँ पे एकांकी पूछा जाता तो शायद आप भुवनेश्वर पे चले जाते, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है ये ध्यान दीजिए। कारवां किस लेखक की कविता है पूछी जा रही है ना। भुवनेश्वर की, आलोक धनवा की, कुमार बिमल की, राहिम मसूम रजा की।
7 नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है, ये बताइए किसका है। तो यह धनवा की, आलोक धनवा की है कविता। अब आप कहीं भी नोट कीजिएगा तो याद से लिख लीजिएगा, ठीक है। और इनकी एक जो है कि आलोक धनवा की तो यह कविता है, और इनका एक संग्रह है जो है, उसका नाम है दुनिया रोज बनती है, ठीक है, आलोक धनवा की। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर का, लोग भूल गए हैं काव्य कृति पर रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार मिला था। 8 नंबर में याद रखेंगे, लोग भूल गए हैं तो किस पे मिला था ये आपको बताना है ना। तो ध्यान दीजिए, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला पारितोष और व्यास सम्मान। तो क्या मिला था भाई, आप लोग बताइएगा। तो साहित्य अकादमी, क्या मिला था, साहित्य अकादमी, ए नंबर सही। अब चलें, और इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। रघुवीर सहाय की कुछ रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरोध, रास्ता इधर से है ना, ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, मुक्तिबोध की रचना नहीं है। कामायनी एक पुनर्विचार, विपात्रा, नए साहित्य का, सौंदर्य शास्त्र, मिट्टी की बारात। कौन सी नहीं है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है, 9 नंबर में याद रखेंगे, मिट्टी की बारात। डी नंबर सही होगा। मिट्टी की बारात जो है यह किसकी है, तो यह मुक्तिबोध की नहीं है। तो यह पूछा जाएगा किसकी है, तो ये आप बताइएगा, है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा कि किसका है मिट्टी की बारात। चले आगे, ध्यान दीजिए, आपसे यह पूछा जा सकता है किसका है, तो लो बता ही देते हैं, शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। किसकी है, शिव मंगल सिंह सुमन की। चलो आगे चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न पे। 10 नंबर का प्रश्न है, बात के कवि, बात के कवि, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। वासुदेव सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, वैद्यनाथ मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न अच्छे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। बात के कवि और कवियों के कवि, तो 10 नंबर में आप याद रखिएगा, ये कहा जाते हैं शमशेर बहादुर की, शमशेर बहादुर। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और देखेंगे कुछ कविताएं, चुका भी हूँ मैं नहीं बात बोलेगी, सुकून की तलाश आदि। नेक्स्ट आगे चलें। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है कि कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उनको आपको मिलाना है। क्या करना है, मिलाना है। 11 नंबर में, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, यह प्राय प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। तो ये तो आप देख पा रहे होंगे कि सारी रचनाएं कैसी हैं। तो 11 नंबर में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। तो प्रिय नीरव जलने जो है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत, तो आप देख पा रहे हैं यह किसकी रचना है, तो यह निराला की है, मतलब ए में 2 नंबर, है ना। बी में देखेंगे, इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। बी में आप देख पा रहे हैं तो यह किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन की। आप बहुत अच्छे से कविता पढ़े होंगे। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, सी में। सी में आप देखेंगे तो यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, 1 नंबर। यह दीप, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दे, यह महादेवी वर्मा का है। किसका है, महादेव। तो 3 2 3 1 4, चले मिला दे, 2 3 1 4। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान देंगे, 2 3 1 4। तो 4 लास्ट में किस में है, ए यहाँ पे है, 2 3 1 4, सी नंबर, है ना। चलें आगे, ध्यान दीजिए, चलते हैं। सुनि 10 कंधर कंधर बचन, तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी, अब 60 चाहत कल्याण। पंक्ति में कौन सा छंद है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें छंद कौन सा है, चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, रोला। एक बार चेक कर लो, देखो कौन सी संधि हो सकती है, नीचे से ही मिला लेते हैं, 1 2, और जब ये पहले वाले में होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना, और ये 2, और इसमें 1 1, इसमें 2, इसमें 1 1 1 1 1, इसमें 2 1 1,
और ये आधा है तो इसे बड़ा कर देगा, और ये बड़ा है, ये है। इस हिसाब से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 मात्राएं हैं। तो क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा। 2 पार्ट में टूटेगा ना, कामा नहीं लगा है तो आप याद रखेंगे 11 और 13 पे 1 2 3 4 हरी आने, यहाँ पे हो जाएगा तो 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, हाँ यही होगा, यहीं पे लग जाएगा, है ना। दोहा है, क्या है भाई, 13 में। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। और ये दोहा छंद है, कैसे छंद है, तो दोहा छंद है, ठीक है। आगे चलते हैं, समय नहीं बर्बाद करेंगे। फिराक गोरखपुरी का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी हिंदी के कवि हैं। आपको लग रहे होंगे कि कहीं बाहर के नहीं हैं, ये हिंदी के ही है ना। तो ये मध्य प्रदेश, बिहार होना चाहिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। 13 नंबर में आप याद रखेंगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, इसीलिए देख रहे हैं गोरखपुरिया लगा है। वैसे भी कॉमन सेंस लगाते तो आप इसको सही कर ही लेते हैं ना, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट जो है 14 नंबर का प्रश्न है, बगुलों के पंख कविता के रचयिता हैं श्रीकांत मिश्र, उमाशंकर जोशी, डॉक्टर धर्मवीर भारती, हरशंकर परसाई। 14 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो यह उमाशंकर जोशी की रचना है। किसकी रचना है, तो उमाशंकर जोशी की रचना है। और इन्हें 1967 ईस्वी में याद रखेंगे, 1967 ईस्वी में ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये कहाँ के हैं तो आपको रखना याद, ये जो है कि एक जोशी करके आते हैं ना, आते हैं व्यंग्य रचना में, लेकिन वो नहीं है, ये उमाशंकर जोशी हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो ये गुजरात के साहित्यकार हैं। कहाँ के साहित्यकार हैं, गुजरात के साहित्यकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना, निराला की, बच्चन की, दिनकर की, महादेवी वर्मा की। 15 नंबर में, तो ये अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। अब देखिए मज़ेदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तत्सत किसकी कहानी है, देख रहे हैं, नोट कर लीजिएगा 16 नंबर में, ठीक। तत्सत किसकी कहानी है, मोहन राकेश की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की और दूधनाथ सिंह की। तो ये बताना है आपको कि तत्सत जैनेन्द्र की कहानी है। किसकी कहानी है, तो जैनेन्द्र की कहानी है। इनकी एक बहुत जो है कि प्रसिद्ध कहानी जैनेन्द्र जी के, तो त्यागपत्र इनका एक उपन्यास है जो चैनल पे अपलोड है, आप समय निकाल के ज़रूर देखिए। एक इनकी प्रसिद्ध कहानी पाजेब, जो बहुत विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, खासकर बीए एमए के पाठ्यक्रम में। तो पाजेब बहुत मस्त और मनोवैज्ञानिक कहानी है, इसे भी देखिए। इनके कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह जैसे फांसी है, वातायन है, दो चिड़िया है, एक रात, ठीक है। वाजिब तो चैनल पे अपलोड है, अगर टाइम मिले तो आप लोग पढ़िएगा, ध्यान दीजिए। किस संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है, तो संस्मरण आपसे पूछा जा रहा है, 17 नंबर का प्रश्न है। तो किस संस्करण में, तो ये 17 नंबर वाला प्रश्न है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान देके बताने का कार्य कीजिए। तो किसका है भाई, ये सभा की प्रतिमा, सभा की सभ्यता, राम की कहानी, बोलती प्रतिमा, काले मेघ मेघा पानी दे। तो संस्मरण मतलब कोई लेखक ऐसा है जो अपने बचपन की चीज़ों को लिख रहा है। अब आप इसे जो है कि अपने दिमाग में इमेज बनाइए, तो आप समझ पाएंगे, काले मेघा पानी दे। तो यह जो है कि लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर सुंदर चित्रण है। तो किसका है, तो यह धर्मवीर भारती का है। किसका है, धर्मवीर भारती का। संस्मरण में इन्होंने लिखा है बचपन में ऐसा ऐसा होता था, ये सारी चीज़ें, तो वही पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पहलवान की ढोलक कहानी किसकी है, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की, जयसपाल की, फणीश्वर नाथ रेणु की। 18 नंबर के प्रश्न में आप उत्तर दीजिएगा। तो किसकी है, तो यह फणीश्वर नाथ रेणु की है, डी नंबर सही होगा, है ना। आगे चले, इनकी जो अन्य कहानियाँ हैं जैसे ठुमरी है, ठुमरी ये भी बड़ी बड़ी बार पूछी जाती है। आदिम रात्रि की महक है, और अग्निखोर है, अच्छे आदमी को याद रखिएगा क्योंकि यह पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, फक्का का जन्म कहाँ हुआ था, फक्का तो इंग्लैंड, जर्मनी, भारत,
अमेरिका। 19 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे फक्का का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। ये 20वीं सदी के सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली जो है कि कहानी है, समझ लेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। और लघु कहानी और उपन्यास ये जो लिखे हैं वो जर्मन भाषा में ज़्यादातर लिखे हैं। नेक्स्ट, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। कथन किसका है? किस कहानी का कथन है? मोहब्बत की राहें उसने कहा था कफन या नमक का दरोगा। 20 नंबर की कहानी में आप याद रखेंगे तो यह कहानी कहाँ कहा गया था? मोहब्बत, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। तो ये बताइएगा 20 नंबर में किस कहाँ से कहानी है और किसने कहा है, ठीक है। तो ये नमक कहानी है। नमक, एक तो है नमक का दारोगा, वो मत समझिएगा मुंशी प्रेमचंद वाली कहानी, ठीक है। तो ये कहानी जो है, ये नमक कहानी जो है, ये रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे चलेंगे। मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित साहित्यकार है। मानवतावादी की बात की जा रही है 21 नंबर में, तो वो कौन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो संस्कृतियों पे ज़्यादा कार्य किए हैं। आपको टच इनका बहुत सारे निबंध है, आप पढ़िएगा तो आप समझ पाएंगे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एनीहिलेस ऑफ कास्ट किसका विख्यात भाषण है? तो ये जो है कि जब आप पढ़ेंगे ना यूजीसी नेट की, यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे विचार पढ़ने हैं। जैसे महात्मा गांधी के विचार पढ़ने हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पढ़ने हैं, लोहिया का दर्शन पढ़ना है। तो आप पूछा जा रहा है एनीहिलेस ऑफ कास्ट किसकी रचना है? तो यह 1936 में, पहले बात नोट कर लीजिए। और यह किसका है? तो यह है भीमराव अंबेडकर का। 22 नंबर में आगे चले, आगे भी आगे चलेंगे तो अंबेडकर का यह विख्यात भाषण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो है कि 1990 में अंबेडकर जी को क्या मिला था? तो 1990 में इन्हें साहित्य याद रखिएगा, जैसे इनको 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था भीमराव अंबेडकर को। अभी पढ़ रहे थे आप, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। सबसे पहले आता है मधुबाला, फिर आता है मधुशाला, इसके बाद आता है कलश, है ना। तो 23 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो यह है 1935 में। चले आगे, हरिवंश राय बच्चन की यह रचना है। आगे देखिए, आत्मजयी काव्यकृति के का मूल कथा सूत्र कहाँ से लिया गया और किस प्रसंग पर आधारित है? आत्मजयी आपने पढ़ा होगा, किसकी है? कुंवर नारायण की। अब आप बताएंगे। 24 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा तो ध्यान दीजिए। आत्मजयी जो है रचना वो किसकी है, ठीक है। ये तो सबको पता है। अब बता रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि जो यह काव्यकृति इन्होंने लिया था, एक इसका आधार क्या था? छंदोयोग्य उपनिषद नचिकेता का है, या कठोपनिषद नचिकेता है, या भगवत पुराण नचिकेता है, या सभी असंगत है? ये प्रश्न बारीकी से प्रश्न पूछा गया है ना, तो ध्यान दीजिए 24 नंबर के प्रश्न को। तो ये जो है यह कहाँ से पूछा गया? कठोपनिषद नचिकेता से। ये संस्कृत की बहुत प्रसिद्ध पात्र है नचिकेता, ठीक है। और इससे यहाँ सूत्रधार लेके अपनी रचना की है। गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, अज्ञेय और मलेश। 25 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो ये कहा जाता है मुक्ति बोध को। किसको कहा जाता है? तो मुक्ति बोध को। आगे चले, अब शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवियों का कवि, याद रखेंगे, कवियों का कवि, ठीक है, ये आप याद रखिए। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पे। 26 नंबर का प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसने किया? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन और रामचंद्र शुक्ल। तो किसने किया? अज्ञेय जी। 26 नंबर में आगे चलें। अब कब किए थे? तो 1943 ईस्वी में, और जिसमें अज्ञेय जी तार सप्तक का प्रकाशन किए थे। तार सप्तक याद रखेंगे, इसका नाम तार सप्तक है, प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं है, ठीक है। और इसमें कितने कवि हैं? तो कितने कवि हैं 26 नंबर में? तो जो इन्होंने तार सप्तक का, तो 7 कवियों का सप्तक है। कितने कवियों का? 7 कवियों का, याद रखिएंगे। आगे चलिए 27 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न को थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, समय ज़्यादा लग रहा है ना। तो 27 नंबर का प्रश्न है, याद रखेंगे। अणिमा किसकी कहानी है? पंत की, निराला की, महादेवी वर्मा की? किसकी है भाई 27 नंबर में? बताइएगा 27 नंबर में अणिमा किसकी कहानी है? ये आपको बताना है, तो निराला की, है ना। आगे चले 28 नंबर का, महादेवी वर्मा को सेक्सरिया पुरस्कार किस काव्य संग्रह पे मिला था? ये तो पता है, ज्ञानपीठ यामा पे मिला था।
ठीक है। और बूढ़ा चाँद पे क्या मिला था, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप पूछ रहा है शेक्सपियर पुरस्कार किस काव्य संग्रह पे, नीरजा पे, यामा पे, निहार पे, रश्मि पे। 28 नंबर के प्रश्न को आप याद रखेंगे, यह मिला था नीरजा पे, ए नंबर सही होगा। आगे चलें, क्योंकि प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करेंगे। नदी प्यासी थी एकांकी किस रचनाकार की है? धर्मवीर भारती, राजकुमार, रामकुमार वर्मा, जगदीश गुप्त, मुक्तेश्वर, है ना। 29 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे नदी प्यासी थी ये कैसी विधा की रचना है, ये पूछा जा सकता है। तो एकांकी है, इसे नोट कर लीजिएगा। आप बताएं किसकी है, तो यह धर्मवीर भारती की है। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न, सुनंदा, सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? तो ये कहानी जो है कि लगी है पत्नी कहानी, ठीक है। यह लगी है यूपीएचएससी के हायर एजुकेशन में। ये भी कहानी पूरी चैनल पे अपलोड कर दी जा चुकी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो किसकी है, तो पत्नी कहानी से ली गई। आगे चलें, 31 नंबर के प्रश्न में, मयंक मंजरी नाटक किसका है? मंजरी करके तो आप देखेंगे भक्ति काल में एक कवि हैं जिनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे नाटक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? नाटक। बताइए, भारतेंदु, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, मयंक। 31 नंबर के प्रश्न में आप ये हमें बताइएगा, तो यह किसका है? तो किशोरीलाल गोस्वामी का। किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का मयंक मंजरी नाटक है, ठीक है। प्रणिनी परिणय भी इन्हीं का नाटक है। आगे चलें, नेक्स्ट, जो रहीमन उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटत रहत भुजंग। उपरुक्त दोहे में अलंकार पूछा जा रहा है 32 नंबर के प्रश्न में, आप बताइएगा तो कौन सा अलंकार है? मानवीकरण है, अर्थांतर न्यास है, पूर्णोपमा है, या उपमा? उपमा का है ये पार्ट होता है, पूर्णोपमा बी नंबर सही होगा, अर्थांतर अलंकार है। आगे चलें, 33 नंबर के प्रश्न में, आवेगों से विपुल विकला सिरपा सैर कुसंग कुसांगी चिंता दग्धा व्यथित हृदय शुष्का ओष्ठा हधीर। उपयुक्त पंक्ति में छंद पूछा जा रहा है। 33 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो कौन सा छंद है, तो कौन सा छंद है, तो याद रखिएगा कौन सा है भाई। मदगयंत छंद है, मालिनी है, वंशस्थ है, या जो है कि मंद्रा कांता है, ये पूछा जा रहा है 33 नंबर में। तो इसमें कौन सा है? मंद्रा कांता है। आप सभी को पता है कि यह कौन सा छंद है, तो यह वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? तो वर्णिक छंद है। इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो 17 होते हैं। कितने होते हैं? 17। मंद्रा कांता में पूछा जाएगा कितने होते हैं, तो 17 होते हैं। एक मगड़ होता है, एक भगड़ होता है, एक नगड़ होता है, दो तगड़ होता है, अंत में दो गुरु होते हैं। देख रहे हैं, अंत में दो गुरु होते हैं, तो दो गुरु यहाँ पे भी देखिए, धीरा धीरा बड़ा, 1 मिनट, धीरा और धीरा में देखेंगे ये गुरु है, और चिंता में ई में त पे भी दो रहेगा और इसमें भी दो रहेगा। तो हो गए, समझ में आगे। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, आप याद रखेंगे, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? तो रस, ध्वनि, अलंकार, रीति। 34 नंबर के प्रश्न में आप याद देखेंगे तो रीति जो है किसका है, तो वामन का है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, गुण का संबंध रीति सिद्धांत से होता है। किस सिद्धांत से होता है? रीति सिद्धांत से होता है। और रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो वामन है। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं पूछा जा रहा है, 3, 2, 5, 6। 35 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, सबसे पहले आएगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष है। और प्रथम पुरुष को ही जो है कि या तो उत्तम पुरुष आप कहिए, उत्तम पुरुष में जैसे अपनी स्वयं की बात होती है, और मध्यम पुरुष से आप बात करते हैं, और अन्य पुरुष मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में। चलिए ये देखिए, आप ध्यान दीजिए, काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला क्या है? विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, अनिश्चित वाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण पूछा जा रहा है? काला घोड़ा दौड़ रहा है। काला क्या है? घोड़ा की विशेषता बता रहा है, काला, है ना। आगे चलें तो क्या है? विशेष्य विशेषण है। नेक्स्ट आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर का, महेश खाकर सो गया, प्रस्तुत वाक्य में खाकर में क्रिया है, तो खाकर सो गया, ये देखिए कहने के पूर्वकालिक, नामबोध, शक्तिबोध, इच्छाबोध। 37 नंबर के प्रश्न में तो यहाँ पे क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, पहले हो चुकी है। मानो महेश खाकर सो गया है, क्या किया है? सो गया है। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न है,
आप वहाँ मत जाइए। रेखांकित पद का पद परिचय होगा। निषेधवाचक वाक्य अव्यय, निपात रीतिवाचक क्रिया विशेषण जाइए क्रिया का विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जाइए क्रिया का विशेषण। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निषेध हो रहा है, आप वहाँ मत जाइए, मतलब रोका जा रहा है, निषेध किया जा रहा है। ए नंबर सही होगा। कर्मवाच्य वाला वाक्य बताइए। क्या तुमने व्यायाम किया? उससे सोया नहीं जा सकता, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, मैंने अपना सारा काम कर लिया। कर्मवाचक की पहचान करनी है। कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है? 39 में आप ध्यान देंगे तो क्या है, तो उससे आज पढ़ा नहीं गया। क्या किया गया? उससे आज पढ़ा नहीं गया। कर्मवाच्य हो रहा ना, बताया जा रहा है उससे आज पढ़ा नहीं गया। अब चलेंगे 40 नंबर के प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा? एक तो होता है उप, मतलब होता है समीप, जिसमें उपसर्ग नहीं। देखिए, समालोचना, अतिशय, दर्शन, नपुंसक। पूछा जा रहा है उपसर्ग नहीं लगा 40 में। ये तो दोनों में लगा है ना। सम उपसर्ग है, अति उपसर्ग, लेकिन इस दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं 40 नंबर में। तो ये आपको ध्यान देना है। दर्शन में क्या नहीं है? तो उपसर्ग नहीं है। ठीक है। नपुंसक में न है, और समालोचना में सम है, इसमें अति है। तो अब चलें आगे, ध्यान दीजिए। फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है फुर्तीला। ईला ईला, तीला ऐला। 41 नंबर के प्रश्न में तो ईला प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? बड़ी ई रहेगी, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो ये बताना है आपको। सुसंग, पराधीन, दच्चित और मुनिवर। 42 नंबर के प्रश्न में आप बताएं किसमें तत्पुरुष समास है। तो ये पराधीन में क्या है? पर आधीन, पराधीन है ना। तो ये इसमें कौन सी समास हुई? तत्पुरुष है। सुसंग में कौन सी समास है? तो यहाँ पे अव्ययी भाव होगी, सुपसर्ग लग गया है, आप देख पा रहे होंगे। दच्चित, दच्चित में क्या है? उसका चित्त क्या ऐसा है ना, तो तीसरा अर्थ ले रहा। तो इसमें बहुब्रीहि समास होगी। मुनिवर, मुनियों में जो है कि वर का विशेषता मुनि बता रहा है। वर कैसा है? मुनि है, तो इसमें कर्मधारय है। ये आप याद रखेंगे। आगे चलिए। कटौती, कठौती शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में? एक समुद्री जीव का खोल, 20 का समूह, एक समुद्री जीव का खोल, कुछ अंश कम करना, काठ का कटोरा, एक खेल का नाम, 20 का समूह। तो कटौती किया जा रहा। कठौती होती थी पहले दादी नानी के ज़माने में। तो यह शब्द में पूछा जा रहा है आपसे सही अर्थ क्या होगा। ठीक है। तो यह है 20 का समूह, एक समुद्री जीव का खोल। क्या है? एक समुद्री जीव का खोल है। 43 नंबर में। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न 44। आज का प्रश्न थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिए, हिंदी के ही सारे प्रश्न हैं। आंसू शब्द है, तो याद रखेंगे आंसू शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। 44 नंबर के प्रश्न में आपको याद रखना है। तो यह कैसा शब्द है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। 44 नंबर के प्रश्न में आंसू तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव है। ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, एक जो ये चंद्रमा वाला लगता है, ये तद्भव में लगता है। जब सिर्फ ये लगेगा, विसर्ग जो है कि ये सिर्फ बिंदी लगेगी, तो ये तत्सम हो जाएगा। ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, तो आप इनको याद रखेंगे। तेल का शब्द है, तेल शब्द है, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। 45 नंबर में आप बताएंगे तेल कैसा शब्द है। तो यह तद्भव शब्द है ना, तद्भव है। आगे चलें। तद्भव शब्द उस शब्द को कहते हैं जो संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं जो सीधा आके हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली का। कई बार पूछा गया है ना। आगे चले। आप अचार जो है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुर्तगाली भाषा के हैं, तो आप जैसे नोट कर लीजिए। अचार हुआ, पपीता हुआ, बाल्टी हुआ, कारतूस हुआ, संतरा हुआ, अल्पिन हुआ, गमला हुआ। ये बार बार पूछे जाने में पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आगे चलें। 46 के बाद अब आ गए आप 47 नंबर के प्रश्न में। संकर शब्द है,
तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों को मिलाकर बनते हैं, दोनों अलग अलग भाषा के भी हो सकते हैं, अलग अलग अर्थों के हो, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, रेलगाड़ी। ठीक है, ऐसे शब्द संकर शब्द। तो आप यहाँ से पूछा जा रहा है कौन सा शब्द संकर शब्द है? प्रयागराज, सौदागर, सीसा घर, कालीन। ठीक है, 47 नंबर में आप बताइएगा तो क्या है? सीसा घर, ए नंबर सही होगा। आगे चलें, देखिए आगे चलते हैं 48 नंबर के प्रश्न में। निम्न में योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ मतलब जो तीसरे अर्थ में विख्यात हो, जैसे बहुव्रीहि के सारे उदाहरण किस में आते हैं? तो ये आते हैं योगरूढ़ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? घुड़सवार है, कान है, दूध वाला है, जलज है। तो 48 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो जलज कैसा शब्द है? तो योग रूढ़ शब्द है। दूध वाला कैसा है? तो दूध वाला, तो यहाँ पे यौगिक शब्द है ना। और आपसे कान पूछा जाएगा, कान तोड़ोगे कुछ नहीं, का कोई अर्थ नहीं, ना का, तो ये रूढ़ शब्द है। अब घुड़सवार पूछा जा सकता है तो ये यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। आगे चले, ध्यान दीजिए, छोटे छोटे प्रश्न है। आग शब्द है, यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, तत्सम है। तो आग 49 नंबर में, तो यह योग रूढ़ शब्द है, सॉरी योग रूढ़ नहीं, रूढ़ शब्द है। आगे चले, अब नेक्स्ट 50 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न में योग रूढ़ शब्द नहीं है, मतलब योग रूढ़ शब्द नहीं है। ठीक है, तो कैसा शब्द है? महापुरुष, पांचाली, नीलकंठ, पीताम्बर। निम्न में योग रूढ़ शब्द नहीं है, 50 नंबर में याद रखिएगा। तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा भाई? तो ये होगा जो है कि महापुरुष। महापुरुष तो ये पूछा जा सकता है कैसा शब्द है? तो यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक है, क्योंकि दो चीज़ों से, दो शब्दों से या दो अर्थों को मिला के बना है, महापुरुष। ठीक है, ये नहीं है, बाकी सब हैं। अब 51 नंबर के प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब लिंग को पहचान लिए आप, महिला है, पुरुष है, ठीक है, फीमेल और मेल। अब यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, लहर, नहर। 51 नंबर के शब्द में आप देखेंगे तो आय होती है, मतलब हम कमाते हैं। लहर क्या होती? उठती है। नहर बहती है। व्यय किया जाता है। तो ये कैसे शब्द है? तो ये पुल्लिंग शब्द है, ऐसे पहचानिए। 52 नंबर में हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 होते हैं। 52 नंबर का इजी प्रश्न है ना। अब आगे चलें, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, आगे चलें, देखिए अब ये प्रश्न है 53 नंबर का। एक वाक्य में अपादान का प्रयोग करो। अपादान का मतलब होता है अलग होना, तो इसमें कौन सा अलग हो रहा है? ये देखो, शिकारी के तीर से बाघ मारा गया, लड़का बाजार से लौटा, तत्संग से बुद्धि सुधरती है, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया। तो 53 नंबर के प्रश्न में आपको याद रखना है क्या होगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं लड़का बाजार से लौटा, अलगाव हो गया, बाजार से लड़का कहाँ चला गया? अलग हो गया। हाँ, आगे चलें तो याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न, भास्कर का पर्यायवाची है रस, सार, अर्क, निचोड़। अच्छा है प्रश्न, है ना। भानु, भास्कर, दीन, दिवाकर बहुत पढ़ लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है? भास्कर का पर्यायवाची शब्द है अर्क है। सब लोग कहते हैं ना सूर्य को हम अर्ध दे रहे हैं, है ना। तो ये भास्कर का पर्यायवाची शब्द है। भास्कर के अन्य पर्यायवाची में जैसे आप बहुत प्रसिद्ध जानते हैं, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, दिनेश, मार्तंड, पतंग। अब पतंग भी आपको नया मिल रहा है, नोट के, रवि, आशु, भावी। ये कैसे शब्द हैं? तो सब भास्कर के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं, ध्यान दो। कौन सा विलोम युग्म सही है? औपचारिक, अनौपचारिक, कटु, तीक्ष्ण, छत, विछत, ऋजु, मृदु। तो रिज का मतलब क्या होता है? ये वाला देख रहे हो आप 55 नंबर में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा विलोम युग्म है? तो क्या ये कटु का तीक्ष्ण है, छत का विछत है, और ऋजु का मृदु होना चाहिए? ऋजु का मतलब टेढ़ा होता है, तो सीधा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक सही है। ये कौन? औपचारिक का, अनौपचारिक। 55। अब कटु का पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा मृदु। ठीक है, और जो है कि छत का क्या होगा? तो ये यहाँ पे छत का हो जाएगा। विच्छत का पूछा जा रहा है तो छत का विच्छत नहीं होगा, तो ये छत का क्या होगा ये बताना है। तो विच्छत का अच्छत होगा, समझ रहे हैं। रिजु को वक्र होगा, क्या होगा? मृदु ना हो के यहाँ पे वक्र होगा। नोट कर लीजिएगा, जो भी प्रश्न आपको नए लगे आप जरूर नोट कीजिएगा। कल्लोलिनी का अर्थ है नदी,
चांदनी, रात्रि, धरती। तो पढ़ते ही वक्त प्रश्नों का उत्तर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, नदी कल कल करके बह रही है, छल छल करके बह रही, तो सीधा नदी को मारो और आगे चलो। ठीक है। किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थबोध नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा। तो कामदेव, घी, सूर्य, मदार, स्फटिक, प्रकाश किरण, इंद्र, अग्नि। तो पूछा जा रहा है 57 नंबर में। आप याद रखिए, ये प्रश्न आपको थोड़ा सा हो सकता है परेशान करे, तो आपको ध्यान देना। पूछा जा रहा है क्या, किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है? कौन सा है जो अर्थबोधक नहीं है? तो सूर्य में एक हई है, अग्नि है, इंद्र है, स्फटिक है, प्रकाश है। तो कौन सा नहीं है 57 नंबर में? तो ये घी, कामदेव और घी। कामदेव एवं घी जो है वो अनेक शब्द अर्क का अर्थबोध नहीं कराता, अन्य सभी करवा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, है ना। और घी का अर्क अनेकार्थी पूछा जाएगा तो अमृत होगा, जल होगा, पान होगा, ये सारे बहुत सारे शब्द होंगे। अब ये आपको 58 नंबर में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है, हमें कवर भी तो करने हैं। सूरज के छिपते छिपते में घर पहुंच गया, वाक्य में युग्म है। ये 58 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि छिपते छिपते शब्द वाक्य में युग्म शब्द है, कौन सा शब्द जोड़ा है, ये पूछा जा रहा है आपसे। समझ रहे हैं आप? तो सूरज के छिपते छिपते वे घर पहुंच गया, वाक्य में युग्म शब्द है, कौन सा जोड़ा शब्द है? तो छिपते छिपते, छिपते छिपते क्या है शब्द? तो ये है छिपते छिपते। 58 नंबर के प्रश्न में आगे चले, ये जोड़ा है। घर चलते हैं जो है 58 में के बाद 59 नंबर में आगे, इमेजिज्म या बिंबवाद की संज्ञा सर्वप्रथम किसने दी? तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ये पाश्चात्य शास्त्र का प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, तो याद रखेंगे। एजरा पाउंड का है। किसका है? एजरा पाउंड का है। ठीक है। और बिंबवाद के जो प्रवर्तक हैं, तो ये कौन है? तो भाई यही है, एजरा पाउंड। आगे चलें, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर पूछा जाता है तो ये रामचंद्र शुक्ल, अगर उससे पूछा जाएगा ये किसको मानते हैं, तो ये मानते हैं F.S. फ्लिंट को इसका प्रवर्तक मानते हैं। ठीक है। दोनों थोड़ा विवादित प्रश्न बन जाता है, याद रखिएगा। अब हम आ गए हैं 60 नंबर के प्रश्न में। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो उपसर्ग किस में नहीं है? अन, पढ़, अनुपयोगी, अनहोनी। तो बताओ किस में नहीं हुआ है 60 नंबर के प्रश्न में? तो आप बहुत अच्छे से जान पा रहे होंगे, यहाँ समय ने बाल्यकाल में नहीं हुआ है ना। इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? अन, इसमें क्या हुआ? अनु। ठीक है। आगे चलिए 61 नंबर में, अब कमरा खोला जा सकता है, वाक्य में क्रिया प्रबंध है। वाक्य में क्रिया प्रबंध है, क्या है? जा सकता है, खोला, अब कमरा खोला जा सकता है, क्या प्रबंध है? वाक्य में क्रिया पद बंध पूछा जा रहा है 61 नंबर में, तो खोला जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1914, 1934, 1913 और 1915। 62 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे 1913। क्या है? 1913 सी नंबर। नमक का दारोगा कहानी किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की है। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न है। अब ये प्रश्न आ गया 63 नंबर, नमक का दारोगा कहानी में जमादार का नाम है? तो सुमेर सिंह, बदला सिंह, बदलू सिंह, बादल सिंह। अच्छा प्रश्न है ना, बहुत बार कहानी पढ़े होंगे। तो ये बदलू सिंह है। क्या है? बदलू सिंह। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो एक कहानी है, उसी से यह प्रश्न बना हुआ है। लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 64 नंबर का प्रश्न है। तो ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे चले, तो किस लिए गई थी? तो उसका परिचय जानने के लिए, उसके पिता का परिचय जानने के लिए, नानबाई बनाने की कला के विषय में जानने के लिए, नानबाई की खरीदारी करने के लिए। तो यह सी नंबर, नानबाई बनाने की कला सीखने के लिए गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह में संकलित है? हम हसमत, समय सरगम, ये लड़की, मित्रों मरजानी। 65 नंबर के प्रश्न को आप उत्तर दीजिएगा। तो ये है हम और हसमत, 65 नंबर का प्रश्न। आगे चले, नेक्स्ट है, पाथे पंचाली फिल्म में अपू की भूमिका निभाने वाले पात्र का मूल नाम क्या है? तो ये है सुबीर बनर्जी, सुधीर बनर्जी, सुनील बनर्जी और सुनीता बनर्जी। 66 नंबर के प्रश्न में आप उत्तर दीजिएगा। तो ये है सुबीर बनर्जी है। कौन है? सुबीर बनर्जी। 67 नंबर का प्रश्न है, फिल्म की शूटिंग में साउंड रिकॉर्डिस्ट का नाम क्या है? तो
रुपेश बाबू, भूपेन बाबू, सुधीर बाबू, रजनीश बाबू। 67 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। तो क्या है, तो भूपेन बाबू है, भूपेन बाबू। नेक्स्ट ये प्रश्न आप देखेंगे, विदाई संभाषण व्यंग्य में लेखक ने मुगल काल के किस शासक के बारे में जिक्र किया जिसे दिल्ली में कत्लेआम किया गया? तो ये बहादुर शाह जफर और बाबर, नादिर शाह, अकबर। 68 नंबर का प्रश्न है, आप देखेंगे तो ये जो है विदाई संभाषण में किसका है, तो मुगल काल के नादिर शाह का इसमें है। जब आप पूरा पढ़ेंगे ना शिव शंभू के चिट्ठे, उसी में यह संग्रहित है, बाल मुकुंद गुप्त का। ठीक है, अब ये आपको देखना है। 69 नंबर का प्रश्न है, खेल तमाशा किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, अंबिका दत्त व्यास। 69 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे किसका है, तो बाल मुकुंद गुप्त का। आगे चलें। नेक्स्ट, भारतेंदु का भारत दुर्दशा आपको पता ही है। गलता लोहा कहानी की विषय वस्तु क्या है? जातिगत विभाजन, हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक सद्भाव, कोई नहीं। 69 नंबर का प्रश्न है, तो ये जो है किसका है, तो यह जातिगत विभाजन पे है। जातिगत विभाजन जब पूरी कहानी आप पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें दो दोस्त रहते हैं और वो जो है कि अपनी जाति को हटा के पंडित का लड़का एक बढ़ई का कार्य शुरू कर देता है ना। आगे देखेंगे। 70 नंबर का प्रश्न है, गलता लोहा कहानी में मुख्य पात्र किस शहर में पढ़ाई करने गया था? काशी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। 70 नंबर में आप याद रखेंगे तो कहाँ गया था? लखनऊ में गया था लड़का पढ़ाई करने। कहाँ गया था? तो लखनऊ में। आगे, रजनी पटकथा में अमित की माँ का क्या नाम था? रजनी, नीता, लीला और सीता। 71 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें क्या नाम था भाई? तो अमित की माँ का नाम लीला था। रजनी जो है कि बहुत अच्छा पटकथा है और किस लेखक का है? कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप बताइए। रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से क्यों लिया? वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की सामर्थ्य रखती थी। उसके अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। नहीं, सी नंबर सही होगा। आगे चलें। 72 नंबर में सी सही होगा। नेक्स्ट 73 नंबर, जामुन का पेड़ कृति की विषय वस्तु क्या है? तो यह भ्रष्ट तंत्र है, राजनीति है, समाज सेवा है, इनमें से कोई नहीं। जामुन का पेड़ आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा। यह भ्रष्ट तंत्र के बारे में लिखा गया है। कृष्णचंद्र का जन्म कब हुआ था? कृष्णचंद्र का जन्म स्थान कहाँ है? पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार। 74 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे ये जो है कि कृष्णचंद्र का जन्म पंजाब में हुआ था। ठीक है, पंजाब में हुआ था। एक गधे की आत्मा, कागज की नाव, एक गधा नेफा में, 1 करोड़ की बोतल इत्यादि सभी रचनाएं इन्हीं की है। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम था? इतिहास की झलक, मेरी कहानी, लड़खड़ाती दुनिया, हिंदुस्तान की कहानी। 75 नंबर का प्रश्न है और हिंदी मैथिली शरण गुप्त की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। तो ये वे नेहरू जी हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम क्या था? 75 नंबर के प्रश्न में तो मेरी कहानी। क्या नाम था? मेरी कहानी। इन्हीं की एक रचना है भारत की खोज, एक है पिता की पत्र पुत्री के नाम। बहुत इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब पूछा जा रहा है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में प्रश्न है आपसे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1963, 1966, 1960, 1964। 76 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो ये हुआ था 1964 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी को। अब एक चीज़ और याद रखिए, इनका जन्म भी पूछ लिया जाए तो 14 नवंबर 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 89 ईस्वी में। ठीक है, 14 नवंबर। ठीक, आगे चलें। 77 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज की लेखी। निम्नलिखित पंक्तियाँ किसकी है? कबीर की, रैदास की, जैसी की, सुंदरदास की। पढ़ते ही आप समझ गए होंगे, यहाँ है कबीर की पंक्ति। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन सी रचना मीरा की है? रामायणी, राग गोविंद, ज्ञानबोध और रतन खान। 78 नंबर का प्रश्न है, आप बताइएगा किसकी रचना है? तो राग गोविंद मीरा की रचना है और रामायणी किसकी है और ज्ञानबोध रतन खान। तो याद रखेंगे रामायणी कबीरदास की है, ज्ञानबोध मलुकदास की रचना है। किसकी है? मलुकदास की। आगे चले। 79 नंबर का प्रश्न है, मीरा के पति का नाम था? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। भोजराज, राजा भोज, भोगा सिंह, राम सिंह। तो राजा भोजराज।
ठीक है, आगे चलें। 79 नंबर आप देखेंगे, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो मध्य प्रदेश में हुआ था। 80 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे इनका जन्म कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। 81 नंबर के प्रश्न में चले, घर की याद कविता किसकी है? तो किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय। 81 नंबर में आप याद रखेंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र की यह कृति है घर की याद। ये जेल में होते हैं और इन्हें अपने घर की याद आती है, तब ये लिखते हैं जेल के अंदर कविता घर की याद। आगे चलें, तो भवानी प्रसाद मिश्र, सी नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए, नागार्जुन की अगर आपसे पूछी जाए कि कौन कौन सी कविताएं हैं, तो युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी, पथराई आंखें हैं, भस्मांकुर है, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली। अब चलें, रघुवीर सहाय की पूछी जाएगी तो सीढ़ियों में धूप, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, इनकी है। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? कृष्णदेव सिंह, बसंत सिंह, वासुदेव सिंह, देवेंद्र सिंह। तो ये है वासुदेव सिंह। ठीक है, धूप की धान इन्हीं का है। नेक्स्ट, धरती, धरती कृति किसकी है? त्रिलोचन की, अज्ञेय की, यशपाल की, रघुवीर सहाय की। 83 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे धरती किसका है? तो ये है त्रिलोचन की। त्रिलोचन की कुछ जो है कि रचनाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अरघान। और इन्होंने एक छंद लाया है अंग्रेजी से हिंदी में, उसको आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट के माध्यम से। और आगे चलते हैं, परिमल नामक साहित्य संस्था संबंध कहाँ से? कानपुर, काशी, इलाहाबाद, दिल्ली। तो परिमल कहाँ से प्रकाशित होने वाली रचना थी, ये आपसे पूछा जा रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा। 85 नंबर में परिमल। तो प्रयागराज, जिसका अब नाम प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था। आगे चलें, प से प्रयागराज, ध्यान दीजिए। नए पत्र कहाँ से निकलता था? इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, काशी। 86 नंबर में याद रखेंगे, नए पत्ते कहाँ से निकलता था? तो इसके संपादक जो थे वो थे लक्ष्मीकांत। कौन थे? लक्ष्मीकांत वर्मा, 1953 ईस्वी में इसका प्रकाशन 53 है। 1953 में कहाँ से निकलता था? प्रश्न ये है, हमने बताया कब निकलता था, तो 1953 ईस्वी में। और कौन किसके संपादक कार्य में निकलता था? लक्ष्मी कांत वर्मा के, है ना। और निकलता कहाँ से था? प्रश्न तो ये पूछा जा रहा है, इलाहाबाद से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, अक्क महादेवी की कविता का विषय वस्तु है सामाजिक, राजनीतिक, क्रांतिकारी, मनोरंजन। अक्क महादेवी ये उत्तर प्रदेश की बाहर की कवियत्री हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे 87 नंबर के प्रश्न में। तो आप इन्हें याद रखिएगा। अक्क महारानी की कविता कैसी थी? तो ये है क्रांतिकारी थी। जब आप कभी गूगल करके सर्च करके इनके बारे में पढ़िएगा, तो ये कन्नड़ भाषा में अक्क शब्द का अर्थ होता है बहन। ठीक है, अक्क का मतलब होता है बहन महादेवी। ठीक है, तो ये कैसी थी? तो क्रांतिकारी कवियत्री थी। नेक्स्ट देखिएगा, NT 47 किसका नाम है? पत्रिका का, उपन्यास का, नाटक का, कहानी का। 88 नंबर का प्रश्न है, तो यह पत्रिका का नाम है, याद रखिएगा। आओ मिलकर बचाएं किसकी कविता है? अक्का महारानी, महादेवी वर्मा, निर्मला पुतुल और निराला का। 89 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, आओ मिलकर बचाएं, तो यह निर्मला पुतुल की रचना है। निर्मला पुतुल का जन्म कब हुआ था? 1970, 1960, 1977, 1972। तो ये प्रश्न है आपके सामने 90 नंबर का, है ना। 90 नंबर के प्रश्न में तो इनका जन्म हुआ था 1972 ईस्वी में। ये पूछा जा सकता है कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा दुमका में हुआ था, झारखंड में पड़ता है। ठीक, ये आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, एक कवित्री है बहुत अच्छी। पत्रकार की बैसाखी है मनोरंजन, काल्पनिक, चाटुकारिता, सच्चाई। तो ये चाटुकारिता तो रीतिकाल के कवि कर रहे थे। पत्रकार की बैसाखी पूछी जा रही है 91 नंबर के प्रश्न में। तो जो है कि याद रखेंगे, पत्रकार की बैसाखी है सच्चाई। क्या है? सच्चाई है ना। जो भी करो सच्चा करो, झूठा उठा नहीं करना, कल्पना में भी नहीं जीना, मनोरंजन में भी नहीं जीना, वास्तविकता दिखाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, प्रमुख संचार माध्यम नहीं है, तो क्या नहीं है संचार माध्यम? इंटरनेट तो है, रेडियो भी है, टीवी है, कैमरा क्या है? 92 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, क्या है भाई? तो कैमरा नहीं है। आगे चलते हैं,
पत्रकारिता की वो शैली जो 20वीं सदी से प्रमुखता में आई तथा जिसे लोग पत्रकारिता भी कहते हैं, वह निम्न में से किससे संबंधित? खोजी पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, बाल पत्रकारिता, सेलिब्रिटी पत्रकारिता। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और समझने का कार्य कीजिए। तो सेलिब्रिटी पत्रकारिता आज की डेट में देखते हैं ना, वो मतलब ऐश्वर्या की बेटी के जन्मदिन में किसने कौन सा गिफ्ट किया, तो इनकी शादी हुई तो क्या मिला, ये सारी चीज़ मीडिया दिखा रही है। नेक्स्ट, रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। जब आप रेडियो के लिए कुछ लिख रहे हैं तो ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। ये पूछा जा रहा है। संगीत, मंच सज्जा, आलेख, सूत्राधार की ध्वनि। तो ध्वनि तो इम्पॉर्टेंट होगी, जो लिखा होगा वो सही होना चाहिए, बीच बीच में संगीत का झलक आना चाहिए। 94 नंबर के प्रश्न को आप थोड़ा सा गंभीरता से विचार करके देखिएगा। तो मंच की सज्जा, नाटक थोड़ी हो रहा है, मंच सजाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर का। ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिए। समाचार लेखन के 6 सवालों में शामिल नहीं है। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, तो ये आप याद रखेंगे। तो क्या, कौन, कहाँ और तुम। तो सबसे पहले याद रखिएगा 6 में कौन कौन से हैं। ये है क्या, नोट कर लो, कब, और इसके बाद क्यों, इसके बाद आएगा कहाँ, इसके बाद आएगा कौन, ठीक है, और कैसे, ये आएंगे। तो तुम कहाँ आया, बताओ, तुम आया, नहीं आया, नोट कर लीजिएगा, तुम नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता। उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है? रघुवीर शाह, शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। 96 नंबर के प्रश्न में, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, पंक्ति किसकी है? अच्छा लग रहा है ना बोलने में, रघुवीर सहाय के। और आप देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह की भी एक बहुत अच्छी जो है कि कविता है। एक पंक्ति है, मान लीजिए, भूल कर जब जब राह भटकता मैं, तुम्ही झलक के, हे महाकवि सघन तम की आंख बन। मेरे लिए भी पूछी जा सकती है। जयशंकर प्रसाद की बहुत एक प्रसिद्ध पंक्ति पूछी जाती है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय पुआर। कमानी की जो है कि आशा चिंता सर्ग से ली हुई है, कंफर्म नहीं बता पाऊंगी, लेकिन है कमायनी की यहाँ पंक्ति, है ना। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत की एक महत्वपूर्ण पंक्ति जो आपके सामने बहुत बार आएगी, आई भी होगी, जग का प्यारा मिले जन्मों के पुष्प चाहिए। तो ये रहे, प्रश्न का उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे 57 नंबर का। यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। तो एनी फ्रैंक की डायरी की यह कहानी है, कभी आप मौका मिले तो पढ़िएगा। दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली डायरी है, ठीक है। और इसे आप जो है कि पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे 97 नंबर में। तो यह पंक्ति जो है इल्या इहरवर्ग की है, इनकी नहीं है, फ्रैंक की नहीं है, सॉरी, ध्यान देंगे आप। बी नंबर सही होगा। आगे चलते हैं 98 नंबर के प्रश्न में। यह एक कष्टदायक सच्चाई है कि एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक कोई जगह नहीं बना पाया। रेडियो नाटक के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये आपको बताना है, किस विद्वान का? नेमीचंद जैन, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल। 98 नंबर के प्रश्न में, तो यह है नेमीचंद जैन का। यह प्रश्नोत्तरी जो है कि किसके लिए इम्पॉर्टेंट मैं बता दूं, EMRS के लिए है, जिसमें आपसे पत्रकारिता से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा। अनुस्मारक पत्र किसे कहते हैं? स्मरण पत्र को, अर्ध सरकारी पत्र को, कार्यालयी पत्र को, परिपत्र को। 99 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे संस्मरण स्मरण पत्र को अनुस्मारक पत्र भी कहते हैं। और रेडियो में कौन सा तत्व नहीं है? चित्र, संदेश, संगीत, वाचन। वाचन होता है, चित्र हो, संगीत होता है, संदेश होता है। ये चित्र कहाँ दिखता है रेडियो में? 100 नंबर में ये होगा। आज के रहे ये 100 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। प्रश्नोत्तरी में अगर कोई भी प्रश्न आपको डाउटफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अब ऐसे नहीं कि आप ज़बरदस्ती के गलतियां निकालने लगे,
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा परिवार बड़ा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, धन्यवाद।